बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। सुबह सुबह देखें, अच्छी ख़बर देना मेरी तो जॉब ही यही है, मगर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अच्छी ख़बर देने के मूड में होती हूँ, मगर मेरी प्लानिंग जो है वो फ़ेल हो जाती है। कल भी एक बुरी ख़बर से मैंने आपको आगाह किया था, आज उससे भी ज़्यादा बुरी ख़बर है। नाज़रीन तैयार हो जाइए। कल जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था ना, वो था 415 और आज वो 524 पे चला गया है ओवरऑल। और अगर हम इंडिविजुअल इलाकों की बात करें नाज़रीन, तो गुलबर्ग में 800 से ऊपर चला गया है और मॉडल टाउन में अगर आप देखें तो वो 700 से भी ऊपर चला गया है। फिर ये जो स्मोग है, ये डेली की ये जो रूटीन में हमें फेस करना पड़ रहा है, और इतनी ख़तरनाक हद तक की स्मोक की जो सिचुएशन है वो पहुंच गई है कि हमारी हेल्थ इसके साथ तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉयड हो रही है। हम पता नहीं कैसे ज़िंदा हैं इस गंदी हवा में सांस लेके। पहले देखें, ये सारी चीज़ें सिर्फ सेंसिटिव लोगों के लिए होती थी कि यार इसको ये नुकसान पहुंचा सकती है, इसके लिए गलत है, मगर अब ये आपके लिए, मेरे लिए, ये हमारे बच्चों के लिए, ये हर इंसान के लिए इतनी ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, ख़तरनाक है। ऑल्सो जानलेवा है। आपको पता ही है ये कोई अच्छी नहीं है जिसमें आप ताज़ा हवा का झोंका खाने अगर चले जाएं, सांस लेने चले जाएं, ये वो हवा नहीं है, ये जहरीली हवा है। क्योंकि ताज़ा हवा तो हम ले ही नहीं पाते, है ही कोई नहीं ताज़ा। हमारे लंग्स पे इस हवा से जो हमें इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी स्किन के ऊपर, और फिर हमारे लंग्स के ज़रिए जो पूरी बॉडी के अंदर जो हमारी हवा जा रही है ना, उसको भी इतना डैमेज कर रहा है, इतना ख़राब कर रहा है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये जो बात मैं आपको बताती हूँ ना कि ये बुरी ख़बर है, कल जैसे बोला, आज उससे ऊपर बुरी ख़बर मैं आपको दे रही हूँ, तो इसको बुरी ख़बर समझिए। जब आपको ज़रूरत है, बहुत कोई इम्पोर्टेंट काम है, तो आप घर से बाहर निकलें, वरना ज़रूरी नहीं है आपका घर से बाहर निकलना। और अगर आप बाहर निकलें तो प्रिकॉशंस में ये चीज़ें हैं कि आपने अपने जो है ना सन ग्लासेस कोई से भी, या आम ट्रांसपेरेंट ग्लासेस जो हैं वो लगा लें। प्रोटेक्टेड ग्लासेस आराम से मिल जाते हैं, बेहतर होते हैं, वो आप लगा लें, मतलब रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे। और 1095 अगर मास्क आपको, N95 सॉरी, मास्क अगर आपको मिल जाता है तो वो आप लगाइए, वो तो बहुत ही बेहतर है। क्योंकि देखें, अगर ये प्रिकॉशंस हम करेंगे, एहतियात करेंगे, एहतियात का तो हमें वैसे ही हुक्म है कि आप कोई भी बुराई से, किसी भी हादसे से, किसी भी परेशानी से बच जाते हैं अगर पहले से प्रिकॉशंस, पहले से कोई एहतियात कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए जी, इस बुरी ख़बर के बाद हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में आप भी शामिल हों, मेरा साथ दें, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट, जो प्रोग्राम है, जो शो है, आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो आपकी ही मदद के लिए, आपके घर वालों के लिए, और माशी मसाइल, बीमारी, किसी की तकलीफ़, किसी का दुख दर्द, उनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये सेगमेंट्स ख़ास डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आज के जो सेगमेंट में हमारा पहला सेगमेंट है वो है हर्निया के ऊपर। हम बात करेंगे कि हर्निया क्यों हो जाता है, ये हर्निया जो फट जाता है, सुनने को बहुत से केसेस आते हैं, हर्निया का ऑपरेशन ख़राब हो गया, फेल हो गया, क्या दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या ये एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है, क्या इसको मेडिकेशंस के ज़रिए हमें शक्ल ख़त्म किया जा सकता है, क्या हर्निया उसका ऑपरेट करने के बाद भी हर्निया वापस आ जाता है। ये बहुत से सवाल जो है हमारे दिमाग में जन्म लेते हैं, इसलिए इस पर बात करेंगे। हमारे पास बड़े ज़बरदस्त माहिरीन हैं जो हमें इसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर शाहिद फ़ारूक, जनरल सर्जन, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी फिज़ा, तबीयत मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आज तो स्मोक से हमने स्टार्ट लिया क्योंकि आपको पता है किस तरह के लाहौर के हालात हैं, मगर हम अपने सेगमेंट की तरफ आएंगे। ये सर हर्निया जो है ये क्या है, ये कैसे जिस्म में पैदा हो जाता है? एकदम से आम इंसान ठीक ठाक चल रहा होता है और उसको एकदम से हर्निया की शिकायत शुरू हो जाती है, पता चलता है कि इसको सीवियर हर्निया पेन जो है वो हो रहा है, और उसके बाद उसको ऑपरेट कराना है एंड ऑल दैट। ये क्या होता है? थैंक यू फिज़ा। मैं तो जैसे आपने स्मोक के हवाले से बात की, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये हुकूमत अकेले ये काम नहीं कर सकती, इसमें हम हर एक बंदे को अपना अपना रोल प्ले करना है, और हर बंदा जितना इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की कोशिश कर सकता है, जितना कम से कम घर से बाहर निकले, जितने कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, उसमें हम अपना रोल प्ले करेंगे तो हम कुछ अचीव कर पाएंगे। सर हम तो अपना ये रोल प्ले करते हैं कि हम कतरा कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसको आग लगा देते हैं कचरे को, हम तो और पोल्यूशन और गंदा कर रहे होते हैं, हम तो मज़ीद ख़राब करते हैं। हमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हर किसी को अपना हिस्सा ज़रूर उसमें अदा करना है। ट्रू।
तो कोई शक उसमें हर्निया जो है, अब हर्निया के अगर हम आ जाएँ तो हर्निया जब भी किसी जिस्म में के अंदरूनी हिस्से के जो पट्टे होते हैं उससे बाहर आ जाता है तो उसको हम हर्निया कहते हैं। नहीं समझ आया सर, दोबारा किस चीज़ क्या पट्टे से अगर क्या? आमतौर पे हर्निया जो है ना पेट के हिस्से में होता है, ठीक है। और पेट की जब दीवार है ना वो अगर कमज़ोर हो जाए और उसके अंदर से अंतड़ियाँ या पेट की चर्बी बाहर आ जाए, ऊपर जिल्द का कवर मौजूद हो, तो उसको हम हर्निया कहते हैं। अच्छा। और अगर इसमें हम देखा जाए हर्निया होता क्यों है, कुछ तो हमारी इसकी कंजेनिटल या मौरूसी वजूहात हैं जिसकी वजह से होता है। हर बंदे में कुछ एरियाज़ ऑफ वीकनेस होती है, यानी कि कमज़ोरी होती है पेट की दीवार में, जिसमें सबसे जो कॉमन चीज़ है वो नाफ है। अच्छा। जैसे जिसे नाड़ू उर्फ़े आम में नाड़ू कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो काटा जाता है माँ से, तो ये सुराख है जो कुछ लोगों में परसिस्ट कर जाता है तो उसमें हर्निया हो जाता है। इसी तरह अगर मर्दों की बात की जाए तो उनके ग्रोइन में यानी नलों में वाली जगह पे हर्निया हो जाता है। तो ये मेल्स में तो बहुत कॉमन है और ख़वातीन में भी समटाइम्स हो जाता है, तकरीबन 2% उसके भी चांस होते हैं। अच्छा। और इसके अलावा आपके जिस तरह मरीज़ों में जिनको खांसी बहुत ज़्यादा रह रही हो, जिनके पेट में पानी बढ़ गया हो, जिनका जिगर काम नहीं कर रहा, या जिनको कब्ज़ रह रही है, और अगर आप देखें मर्दों में देखें, बड़ी उम्र के मर्दों में 50 साल और उससे ऊपर का दूध जो बढ़ जाता है, इनकी वजह से पेट में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हर्निया फिर डेवलप हो जाते हैं। सर ये लोगों को पता कैसे चलेगा अगर उनको हर्निया हो रहा है तो उसकी क्या अलामात होती हैं? उसमें सबसे तो अलामत है, पहले तो सोजन हो जाती है, या जिसे हम स्वेलिंग कहते हैं, पहले वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, फिर और पर्टिकुलर एरियाज़ में होती है। तो उसमें जब जो भी सोजन है कभी कम हो जाए और कभी ज़्यादा हो जाए और कभी बहुत ज़्यादा हो जाए और देर से कम हो, तो ऐसी सूरत में ये मोस्ट प्रोबेबली हर्निया होता है। तो उसमें आपको डॉक्टर से, अपने सर्जन से रुजू करना चाहिए। अच्छा। और कोई ऐसा भी होता है कि कुछ खाने पीने की वजह से भी कभी किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार हो सके बंदा कि हर्निया हो जाए, क्या ऐसा होता है? आम तौर पे खाने पीने की कोई वजह डाइट, से, कोई लाइफस्टाइल, चोट लगने से, कोई ऐसी जगह चोट लगने से, अगर आपकी पहले चोट लगने का टिपिकली मकसद ये है कि अगर आपके सर्जरी कोई हुई है पेट में, तो उधर जो चीरा लगता है और उसको बाद में सिया जाता है, उसकी वजह से उसमें हर्निया बनने के चांसेस ज़रूर हो सकते हैं। या समटाइम्स कुछ ऐसे हर्निया जब आपको पेट में चोट लग गई, जिसको हम ब्लंट ट्रामा कहते हैं, जो शार्प इंजरी नहीं होती, तो उसमें समटाइम्स अगर मसल्स पट्टे जो हैं वो टूट जाएँ या कमज़ोर हो जाएँ तो फिर कभी कभार उसमें हर्निया बन जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ज़्यादा कॉमन ऑपरेशन के बाद है या मेल्स में हर्निया है, जो कि इसको हम ग्रोइन में या इंग्वाइनल रीजन में कहते हैं, इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं उसको। सर किस पोजीशन में हर्निया का ऑपरेशन करवाना चाहिए? इंसान को कब पता चलेगा? क्या फ़ौरन ही जैसी सिचुएशन का पता चले हर्निया डायग्नोस्ड हो तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए, या टाइम अगर कोई बंदा ले रहा है कि अभी नहीं, अभी मेरा कोई कारोबार है, मुझे ट्रैवल करना है, या कोई ऐसी सिचुएशन या अभी पैसे जमा नहीं है, तो उसको रोका जा सकता है? हम एज ए डॉक्टर जो बात कहते हैं वो ये है कि हर्निया जितनी जैसे ही तशखीस हो उसको अर्लीस्ट पॉसिबल ऑपरेट करवा लेना चाहिए। अच्छा। मतलब उसमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ऐसे होगा तो फिर मैं करवाऊँगा, मैं फ्री हूँगा तो फिर कराऊँगा। उस सूरत में कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हर्निया फंस जाता है। जब जैसे मैंने आपका सोजन कभी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें जब ज़्यादा हो जाए और कम ना हो, 6 घंटे या उससे ज़्यादा गुजर जाएँ, फिर तो ये इमरजेंसी की सूरत हाल है। अच्छा। तो उसमें तो फ़ौरन ऑपरेशन ज़रूरत है। अगर ऑपरेशन ना करवाया जाए तो फिर जान को ख़तरा हो सकता है। और अगर अच्छा जान को भी ख़तरा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसमें ऐसे होता है कि ये आप उसकी जो हर्निया है वो फट सकता है फिर उसमें, और फिर पेट में जहर फैल जाता है और फिर उसमें आपको बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ता है और बचने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए सर ये जो ऑपरेशन है ये ज़रूरी है क्या? इसको इलाज, कोई ट्रीटमेंट, मतलब कोई मेडिकेशंस, कोई? आम कंसेप्शन ये है कि मेडिसिन देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हर्निया जब एक दफ़ा बन जाता है ना फिज़ा, तो फिर वो ठीक नहीं होता। मेडिसिन से आप पेन रिलीफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हर्निया का कोई भी हर्निया आम तौर पे मेडिसिन से उसका इलाज नहीं है। जब भी हर्निया आए का लफ्ज़ तो उसकी सर्जरी ही इंडिकेटेड है, सर्जरी ही तरीका इलाज है और आपको उसके लिए सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। सर बहुत से केसेस सुनने को आते हैं कि जो सर्जरी है किसी की वो कामयाब नहीं हुई, ख़राब हो गई है, बाद में कुछ पेशेंट जो हैं इसके लिए एंटीबायोटिक के कोई ड्रिप्स लगवा रहे होते हैं, इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं, जो कि उनको रोज़ में सुबह और शाम 2 टाइम पर ड्रिपें चढ़ती हैं, पेन किलर्स की, फिर एंटीबायोटिक्स की, एंड स्टफ ऑल दैट टुगेदर, क्योंकि पेन बहुत होता है। तो अगर ये सर्जरी किसी की ख़राब हो गई है और उसको इस तरह से एंटीबायोटिक्स से उसके इन्फेक्शन और उसके बैक्टीरिया जो भी
फैल रहे हैं, उसको मारा जा रहा है। तो क्या ये तरीका ठीक है या फिर दोबारा से उसको ऑपरेट कराना ही राइट वे है? अच्छा, ये डिपेंड करता है। अगर तो हमने हर्निया की जब अगर उसकी रिपेयर की है या उसको ठीक किया है, तो अगर हमने उसमें मैश डाला है, जो कि जाली कहते हैं, प्लास्टिक की जाली आमतौर पे जाली कहते हैं, जाली डाल दी है, तो अगर तो मैश डाला है जिसे जाली कहते हैं और इन्फेक्शन हो गई है, तो उस सूरत में फिर हमें आमतौर पे मैश को निकालना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन ठीक हो जाए, क्योंकि मैश एक फ़ॉरेन बॉडी या इम्प्लांट है जो कि जिस्म में रख दिया जाता है, और जब तक वो इम्प्लांट पड़ा होगा फिर इन्फेक्शन ठीक नहीं होती। और अगर जब इम्प्लांट नहीं पड़ा हुआ तो फिर मेडिसिन से आमतौर पे उसमें हमारा ये तरीका होता है कि जो भी पस आ रही हो उसका कल्चर टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और अगर ये तो चंद वजूहात हैं जो इन्फेक्शन की हो जाए, लेकिन अगर समटाइम जैसे होता है कि पेशेंट जैसे का दूध बढ़ा हुआ है, उसका इलाज नहीं करवा रहा, हर्निया की सर्जरी कर लिया, या मरीज़ को खांसी है, जैसे स्मोकर्स हैं, जैसे जिस दमा के पेशेंट है जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, या जिनमें कब्ज़ की बीमारी है, कब्ज़ ठीक नहीं हो रही और आप हर्निया का इलाज करवा लेते हैं, तो फिर सर्जरी करवा लेते हैं, तो उसमें अगर उनकी जिन अलामात की वजह से, रिस्क फैक्टर्स की वजह से हर्निया हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, तो इट इज़ जितनी अच्छी मर्ज़ी रिपेयर की जाए, सर्जरी की जाए, दे आर चांसेस पर इट्स दोबारा उसके होने के चांसेस फिर हो जाते हैं। सर, ये जो हर्निया की सर्जरी है ये किस किस्म की होती है और ये कैसे की जाती है? थोड़ा सा ये भी देखने वालों को ज़रूर बता दें, क्योंकि कुछ लोग डर के भी ना ऑपरेट कराने से भाग नहीं, हर्निया की सर्जरी तो आमतौर पे डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है, ये हर्निया की इकसाम पे डिपेंड करता है। अगर हम शुरू करें बच्चों के साथ, तो बच्चों में आमतौर पे हर्निया जो होता है वो हम सिंपल उनको बेहोश करके तो हर्निया करते हैं, उसमें कोई जाली वगैरह नहीं डाली जाती। अब उसके अंदर हम ओपन भी सर्जरी कर सकते हैं और लैप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं। इसी तरह जब बड़ों में किया जाता है तो उसमें ओपन भी है और लैप्रोस्कोपी, जिसे उर्फ़ में लेज़र कहते हैं, उससे किया जाता है। और उसके अंदर हम मैश भी डाल सकते हैं और मैश के बगैर भी कर सकते हैं। और जब इसी तरह जब मैश वही जो जाली है, जी जाली, और इसी तरह इंसीजनल हर्निया जो कि ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन के बाद उसकी स्कार में हो जाता है, उसके लिए भी फिर हमें सर्जरी हम ओपन तरीके से भी कर सकते हैं और लैप्रोस्कोपिक तरीके से भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एक तो आपके सर्जन को लैप्रोस्कोपी करनी आती है या नहीं, और दूसरा आपके इंडिकेटेड है कि नहीं। अगर प्रॉपर, अगर आपके जिस तरह मरीज़ के पहले बहुत से अगर पेट के ऑपरेशन हो गया, इंसीजनल हर्निया हो गया, तो उसमें असेस करना, ये जो आपका मुआलिज है या सर्जन है वो आपको देख के बता सकता है कि इसमें कौन सी अप्रोच बेहतर रहेगी। सो इसमें हम अगर आम तौर पे अगर खुलासा बयान की जाए तो ओपन सर्जरी भी हो सकती है, जिसे चीरे वाली सर्जरी कहते हैं, और लेज़र सर्जरी, दोनों पॉसिबल है। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम बात करें हर्निया के ऊपर, हर्निया के ऑपरेशन के ऊपर। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है और उसका अभी जो है सही इलाज नहीं हुआ, या कोई प्लान कर रहा है ऑपरेशन करवाने का, एंड ही इज़ डिस्टर्ब और शी इज़ डिस्टर्ब, तो यू कैन कॉल अस एंड आस्क। हमारे साथ ज़बरदस्त मालिक जो है, वो हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान जो है मौजूद है आपके लिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हर्निया के ऑपरेशन के ऊपर। सर, हम ये सर ये पूछना चाहेंगे कि क्या पेचीदा हो जाता है कोई ऑपरेशन भी इसका हर्निया के लिए? अगर हम किसी पेशेंट का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, कभी कोई पेचीदगी भी हो जाती है? हाँ जी, उसमें पेचीदगी बिल्कुल हो सकती है। अगर हर्निया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर फ़ौरन से सोजन कम नहीं हो रही, टाइम बाउंड हो गया, 6 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो फिर इसमें अगर अंतरियाँ आई हुई हैं तो वो काली हो जाती हैं। फिर हमें अंतरियों को काट के तो उसमें जोड़ लगाना पड़ता है। तो वो फिर तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए मरीज़ को कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता, ताकि अंतरियाँ जो हैं वो ठीक तरह जोड़ आपस में ताकत पकड़ ले, जिसकी वजह से फिर बाद में खाना पीना शुरू करता है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों का सोजन जो हर्निया का बड़ा हो जाता है, कम हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि फिर ये साइज़ में रिड्यूस होना कम हो जाता है, मतलब एक साइज़ में फ़िक्स हो गया, अब कम नहीं हो रहा, तो फिर इसमें पेचीदगी होने के, इसके फंसने के और इसमें दर्द होने के चांसेस वो फिर बढ़ जाती है। एक बार ऑपरेशन हो जाए सर, तो क्या बाद में दोबारा इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है? मतलब क्या लाइफ टाइम, अगर सही ऑपरेशन हो गया, कामयाब हो गया, जी, तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक हो जाता है? जी, आमतौर पे अगर रिस्क फैक्टर ख़त्म कर दिए जाएँ और सर्जरी ठीक हो, जैसे कि आपने कहा अच्छी सर्जरी हो, तो फिर आमतौर पे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी कभार पड़ती भी है तो वो फिर उससे किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि इसमें अगर 10 साल या इससे ज़्यादा का अरसा गुजर जाए तो फिर हम उसको एक नया हर्निया कहते हैं। फिर हम ये नहीं कहते कि वो दोबारा हो गया। अच्छा, तो इसलिए तो 10 साल की टाइम बार उसके अंदर मौजूद है।
सर ये हर्निया के जो पेशेंट्स होते हैं और जिनका ऑपरेशन भी हो जाता है, उसके बाद मोस्टली लोग कहते हैं ना, बच्चे को ना उठाओ, वज़न ना उठाओ, बिल्कुल वेट पिक नहीं करना। व्हाई इज़ दैट? वो फट इसमें जाएगा, मतलब जब ऑपरेशन हो गया फिर ये हर्निया फट जाएगा, वेट ही नहीं उठाने देते, ये कोई है, कोई प्रिकॉशंस ऐसे कोई? इसमें ये है कि अगर रिपेयर ठीक हुई हुई है तो फिर आमतौर पर ऐसे नहीं होता। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो इंग्वाइनल हर्निया के, जिसमें सबसे कॉमन हम ऑपरेशन करते हैं और इसमें जाली डालते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते के लिए हम इसकी एहतियात कहते हैं, उसके बंदा रूटीन के काम कर सकता है। अगर पेट का हर्निया है या इंसीग्नल हर्निया है जो ऑपरेशन के बाद हुआ है, उसमें ये होता है कि दीवार ऑलरेडी कमज़ोर होती है पेट की, और उसमें जब मैश डालते हैं वो उसको ज़ोर तो ताकत तो पकड़ लेती है, लेकिन तकरीबन नॉर्मल के बराबर कभी भी नहीं आ सकती। तो फिर जब पेट का प्रेशर बढ़ता है तो चांसेस होते हैं कि दोबारा हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करना चाहिए, और जिनमें पेट की एक्सरसाइजेज ज़्यादा, जिनमें पेट में प्रेशर बढ़ जाता है, वो नहीं करनी चाहिए, और वज़न भी नहीं उठाना चाहिए जिससे इन पे ज़ोर पड़े। सर मेरे ड्राइवर भाई थे, तो वो ना, उनके अब्बू को हर्निया हुआ, तो वो ये कहते थे कि हमें डॉक्टर ने मना किया है कि हर्निया का ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि वालिद साहब जो हैं गाँव में, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो चारपाई पे लगे हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कि तो क्या एक एज, सर्टन एज जिसमें आप मना करते हैं डॉक्टर्स वगैरह कि भाई इस एज में नहीं कराना, वो कौन सी एज है, और क्या फिर उसको हर्निया को इसी तरह लेके उनको सर्वाइव करना पड़ेगा? अगर तो देखें हर्निया की वजह से अलामात पैदा हो रही हैं या जिसे हम कहते हैं सिम्टोमेटिक है, फिर तो उसको करवाना पड़ेगा। अब ये चॉइस कहती है पेशेंट फिट नहीं है, जिसमें दिल की कोई बीमारी है या उसको सांस की कोई बीमारी है, जिसको बेहोश नहीं किया जा सकता, या जो बंदा लेट नहीं सकता, जिसको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, तो उसमें आमतौर पे फिर हम उसके रिस्क और बेनिफिट्स को वे करते हैं और कहते हैं, उसमें पेशेंट को ये कहा जा सकता है कि आप ऑपरेशन ना करवाएं, आप इसके बगैर ही ठीक हैं। एज का क्राइटेरिया नहीं है सर? नहीं, इसमें एज का नहीं है, पेशेंट की फ़िटनेस का क्राइटेरिया है। क्योंकि मैंने तो आप 89 ईयर्स 89 साल के बंदे पे भी ऑपरेशन किया हर्निया का, तो वो अल्लाह का शुक्र है कामयाब रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारी पेशेंट की फ़िटनेस में। और हर्निया के साथ एहतियात अगर सब की जाए तो पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? जी, अगर ये साइज़ इसका बढ़ नहीं रहा, एहतियात करने का मतलब ये है पेट में प्रेशर नहीं बढ़ रहा, तो येस पीपल कैन लिव लाइफ विद हर्निया, हाँ बिल्कुल गुजार सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर साइज़ बढ़ता जा रहा है फिर आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप सर्जरी करवाएंगे उतने सर्जरी के रिज़ल्ट्स भी अच्छे होंगे और आपकी रूटीन लाइफ में वापसी भी अच्छी होगी। सर क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो हर्निया का ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं बट किसी सिचुएशन से डर के जो है वो नहीं करवा रहे, तो ओवर टू यू, प्लीज़ कोई पैगाम दीजिएगा उनको। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो फिर एहतियात करें जिसमें पेट का प्रेशर ना बढ़े, और खांसी है, खांसी ना होने दें, कब्ज़ ना होने दें, तो फिर इससे करवा लें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर आप इसके हर्निया का ऑपरेशन जल्द अज जल्द करवाएं। ये इमरजेंसी सूरत हाल तब है जब फंस जाएगा, अगर वैसे नहीं है तो ये अर्जेंट है, अर्जेंट टाइप की सर्जरी है, इसको करवा लें। और अगर आपको किसी वजह से बेहोश नहीं किया जा सकता, और इसमें सिर्फ इंग्वाइनल हर्निया के लिए मैं कह रहा हूँ, वो तो सुन करके भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, उसमें पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होती। सर लास्ट हर्निया के ऑपरेशन के कितने कोई अखराजात होते हैं, कितने एक्सपेंसिव है, क्या है, सर बता दीजिएगा। अब ये अपने डिफरेंट सेटअप्स में, हॉस्पिटल्स में, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो आपकी सिर्फ जो पर्ची आपने बनवानी है वो भी मेरा ख्याल फ्री है, और उसके अलावा उसका कोई खर्चा नहीं है। और लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाएंगे तो हर्निया की टाइप पे किस्म का है, आपने उसकी ओपन सर्जरी करवानी है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी है, ऑलमोस्ट रेंज कितना, और उसमें तकरीबन उसमें ये डिपेंड करता है, वो तकरीबन कोई 1 लाख से 2 लाख के दरमियान इसकी। अच्छा, अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया है। अगर किसी को हर्निया की कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, और वो किसी डर से, किसी घबराहट से हर्निया का ऑपरेशन नहीं करवा रहा, तो डॉक्टर साहब ने जो हमें यहाँ पर टिप्स दी है वो ये है कि अगर आपको पता चलता है कि आपको हर्निया है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अगर उसको ट्रीट करवा लेते हैं तो आपका आगे का लाइफस्टाइल जो है वो नॉर्मल हो जाता है, आपकी आगे की ज़िंदगी ठीक हो जाती है। और अगर सही ऑपरेशन हुआ है तो 10 साल आपके वैसे अच्छे गुजर जाते हैं, और 10 साल के बाद अगर कभी कोई हर्निया होता भी है तो कोई, जिसको वो नया हर्निया कहते हैं कि ये नया हर्निया है मगर वही पुराना वाला हर्निया अपनी जगह पे दोबारा वापस नहीं आता, समथिंग लाइक दैट। और अब अपना ख्याल कीजिए, अपना हर्निया का ऑपरेशन करवा लीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, मेरे पास अब जो मेहमान है, बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी, मगर साथ बड़ी इंटेलिजेंट। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब हुस्न देता है और साथ साथ अकल भी दे देता है तो डबल जो है बोनस हो जाता है। उसी तरह बहुत स्मार्ट सी मेरी मेहमान है जो आज हमें बताएंगी कि हम
ये जो नफ़रत का शिकार हो जाते हैं, और माशरे में आपने देखा है कि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे रिश्ते हों, दोस्त यार हों, किसी न किसी सिचुएशन पे आके ना एकदम से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। किसी लड़ाई के बायस, किसी चीज़ के बायस, किसी को किसी से मोहब्बत हो गई, किसी दोस्त से शादी हो गई, उस दोस्त का दुश्मन बन जाता है वो बंदा। किसी भाई बहन में झगड़ा हो गया तो भाई बहन में आपस में जो है जायदाद को लेके, रिश्तों को लेके, किसी भी बात को लेके नफ़रतें शुरू जाती हैं। इसी तरह अगर कोई पेरेंट्स जो है वो दूसरी शादी कर लें और बच्चे जो हैं वो माँ बाप के साथ फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो उनसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की सिचुएशंस में जो है नफ़रतें शुरू जाती हैं। सोशल मीडिया को देख लें उठा के, लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, लोगों की प्राइवेट लाइफ को खोल के रख देना। किसी की कोई भी ज़िंदगी है, वो उसकी अपनी प्राइवेसी है, वो उसकी अपनी लाइफ है। उसकी लाइफ में घुस के उसकी लाइफ को टटोलना, उसकी लाइफ को छेड़ना, उसकी लाइफ के अंदर घुसना और फिर उससे नफ़रत का शिकार कर रहे। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के लिए जो टारगेट बना रहे होते हैं, ये किस वजह से? इसके ऊपर बात करेंगे आज हम। हमारे साथ मौजूद है फ़रीहा नाज, जो कि साइकोलॉजिस्ट है, हमारे शो पे आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू कैसी सो मच तबीयत फॉर है? इनवाइटिंग मी। नहीं, थैंक यू आपका कि आपने इतना अच्छा अपना टाइम जो है हमारे साथ स्पेंड करने के लिए सोचा और हमें इतना अच्छा गाइड करेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे लग रहा था कि बात करनी चाहिए कि ये जो हम नफ़रत का शिकार होते हैं, क्यों होते हैं, ये नफ़रत हम करते क्यों हैं नाज? इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: फियर, इनसिक्योरिटी एंड मिसट्रस्ट। आप किसी भी रिश्ते में देख लें, आप किसी हस्बैंड वाइफ के दरमियान देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, आपने जितनी भी एग्जांपल दी हैं, इसमें देखिए हम नफ़रत करते ही तब हैं जब हम अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं और कि दूसरे को हम समझ रहे होते हैं कि ना ये इसको हम गिरा के तो हम कुछ अचीव कर सकते हैं। बेसिकली देखिए जब हम बात करते हैं अब नफ़रत की, तो नफ़रत एकदम से आपको किसी चीज़ से नफ़रत नहीं हो जाती, वो एक प्रोसेस होता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे कंपैरिजन करना शुरू कर दूं, ओके, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप मुझसे बहुत बेहतर हैं, ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद मैं कहीं ना कहीं उसमें बेहतर हूँ। अगर मैं अपने आप को आपके साथ कंपेयर करना शुरू कर दूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे इसीलिए कि आप मुझसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें आप मुझसे बहुत बेहतर हैं और मैं इस बेस पे आपसे नफ़रत करना शुरू कर दूं, सो इस तरह से ये मेरी अपनी इनसिक्योरिटी है। हम बेसिकली नफ़रत करते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ की बेस पे। हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी अगर आप देखें कि अगर हस्बैंड जो है ना वो उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो वाइफ को हमेशा रहेगा कि अच्छा ये बाहर जाता है, ये पता नहीं अब इसका किसी और के साथ कोई चक्कर ना चल रहा हो, या कुछ ऐसी जो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर जो नेगेटिव एक आप फीलिंग्स या आप इमोशंस वो जो जन्म लेते हैं ना, तो वो आपको इनसिक्योर कर देते हैं। जब आप इनसिक्योर होते हैं ना, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जैसे एक और मिसाल भी मैं साथ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आप एलैबोरेट करी तो मैं चाहूँगी इन पॉइंट्स को भी करें कि जो लोग हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जितने लोग होते हैं, मैंने देखा है कोई किसी की खुशी से भी खुश नहीं होता। कोई किसी की खूबसूरत प्यारी नेक साले औलाद है उसको देख के खुश नहीं होगा। कोई भी लड़की मैंने देखा है ये देख के कि इसका शौहर इसको बहुत प्यार करता है, इसके साथ बहुत खुश है, इसको बहुत टेक केयर करता है, इसका ख्याल करता है, इसका चाव उठाता है, तो भी वो जो सहेली भी है वो उससे खुश नहीं होगी। ये दिल में कीना रखेगी, नफ़रत अंदर ही अंदर, मुंह पे तो बहुत अच्छी बनेगी मगर दिल में नफ़रत रखेगी कि ये खुश क्यों है, इसको क्यों अच्छा शौहर मिल गया, ठीक है। इसी तरह कोई दौलतमंद होगा तो वो दोस्त दूसरे दौलतमंद दोस्त के साथ थोड़ा सा जेलसी, नफ़रत रखेगा दिल में कि ये मेरे से ऊपर क्यों है, ये मेरे से ज़्यादा स्मार्ट क्यों है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इसको एलैबोरेट करेंगे कि ये नफ़रतें क्यों हैं, ये नफ़रतें किन वजह की वजह से ये पैदा होती हैं और हम करते क्यों हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है फ़रीहा नाज, साइकोलॉजिस्ट, और हमें बता रही है कि जो नफ़रत है इसका शिकार हम क्यों बनते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक में आपसे सवाल ये कर रही थी कि जैसे एक लड़की है, दूसरी सहेली, अगर उसका मियाँ अच्छा है, उसको खुश रखा हुआ है, उसके ऊपर बड़ा प्यार मोहब्बत और ख़्याल रखता है उसके साथ, तो वो जो सहेली है वो उसके साथ कोई खुश नहीं होगी, वो दिल में थोड़ा कीना नफ़रत भी रखेगी
कि भाई इसका, जबकि उसका अपना भी शौहर भले अच्छा है मगर वो उसके शौहर से जो है ना वो नफरत रखेगी कि भाई ये क्यों खुश है, इसका शौहर क्यों अच्छा है। तो ये बात तो वैसे भी सुनने में आती है कि अपने बच्चे, अपना पैसा और अपनी खुशी ऐसे लोगों के साथ शेयर मत करो, लोगों को दिखाओ मत, तो ये लोग नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या वजूहात है जो इस तरह की चीज़ों से, ऐसे लोगों से, लोगों की खुशियों से नफ़रत में शिकार हो जाता है? इसकी फिजा सबसे जो मेजर रीज़न है ना वो ये है कि हाँ, जब आप अपने आप को बहुत कमतर समझते हैं ना, नो मैटर लाइक कि उसका हस्बैंड उसका कितना ख्याल रखता है, उसको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। उसको अपनी फ्रेंड का जो हस्बैंड है ना वो उसकी फ्रेंड के लिए क्या कुछ कर रहा है उसको वो नज़र आएगा कि नहीं वो बहुत कुछ कर रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में भी खुश नहीं है, चाहे वो प्रिटेंड कर रही है या जो भी है, जैसे भी है वो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुद भी खुश नहीं है। ऐसे लोग अपने आप को अपने अंदर एक खोखलापन होता है, वो अपने अंदर से ना खोखले होते हैं, वो उनके अंदर कमियां होती हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत होती है, लेकिन एहसास कमतरी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही वर्ड यूज़ किया कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली जो हम कहते हैं ना, कि वो खुद इतनी अपने एहसास कमतरी के इतना शिकार होते हैं कि उन्हें जो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, अपनी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें वो नज़र नहीं आती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ नज़र आता है कि उनके जो, जैसे आपने फ्रेंड की एग्जांपल दिया, तो अपनी उसकी फ्रेंड के पास क्या कुछ है, उसका हस्बैंड उसका कितना ख्याल रखता है, कितना प्यार करता है, उसे क्या गिफ्ट्स देता है, क्या कुछ उसकी ज़िंदगी में, उसकी हमेशा नज़र उसके ऊपर रहेगी एंड अंदर ही अंदर वो उससे नफ़रत भी करना शुरू कर देगी। इसकी कोई रीज़न नहीं है, लेकिन वो नफ़रत क्यों करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो खुद अपने अंदर से जो है ना उसके अंदर एक एहसास कमतरी का वो शिकार है। ये जो नफ़रत हम किसी से करते हैं इसका इम्पैक्ट हमारी ज़ात पे क्या पड़ता है, हमें इसके क्या असरात होते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। हम हमारी जो वो थॉट्स हैं वो जैसे वो कहते हैं ना कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, हम एक साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं कि हमारी जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हो जाती है। उसमें अब डिफरेंट तरीके से वो बहुत सारी, ये तो बहुत एक वाइड एक टॉपिक हो जाएगा, लेकिन उसमें जो है ना वो नेगेटिव हमारे इमोशंस हैं नेगेटिव हो जाते हैं। हम अपने आप को विक्टिम रोल में ले जाते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ अच्छा है ही नहीं, अब तो पता नहीं अल्लाह ने मुझे तो उसको इतना नवाज दिया, मुझे तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी चीज़ से भी मुझे नवाजा ही नहीं है, मैं तो हर तरह से मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वो जो एक एलिमेंट है, ये जो चीज़ है ना, ये फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, आपको एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है, आपको ऐसी साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं या फिर साइकोलॉजिकल जो आप ये कहें डिसऑर्डर, जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर आई हैव सीन सो मैनी पीपल एंड आई हैव सीन सो मैनी वुमेन स्पेसिफिकली कि जो अपनी ज़िंदगी में उनके सब कुछ है, अच्छा मियाँ है, अच्छा कमाता है, अच्छा घर है, बच्चे सेटल्ड हैं, सब कुछ है, अपनी ज़िंदगी में उनके सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो एंग्जाइटिक्स पे हैं, एंग्जाइटी के लिए मेडिसिन ले रही हैं, डिप्रेशन के लिए मेडिसिन ले रही हैं। क्यों ले रही हैं हमें नहीं पता, हमारा कहीं दिल नहीं लगता, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। और मैंने उन्हीं औरतों को देखा है कि जब वो किसी भी सिटिंग्स में बैठी होती हैं, कहीं पे भी दो चार औरतों के साथ बैठी होती हैं, तो वो हमेशा अपनी दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने जो चाहने वाले हैं उन्हीं के बारे में उनकी बुराइयां कर रही होती हैं। तो इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है? लास्ट मिनट हमारे पास, हम थोड़ा सा इसको भी एलैबोरेट करना चाहेंगे कि हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं ताकि इसके बुरे असरात हमारे ऊपर न। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं 3 चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यू जस्ट हैव टू इग्नोर दोज पीपल, ठीक है। जब आपको पता चल जाए कि फ़लाँ बंदा जो है ना वो आपसे नफ़रत करता है, या फिर फ़लाँ बंदा आपसे हसद करता है, या फिर फ़लाँ बंदे के दिल में या फिर उसके इमोशंस नेगेटिव हैं आपके टुवर्ड्स, तो उन्हें इग्नोर करें। सेकंड, कन्फ्रंट करें। अब कन्फ्रंट करना इज़ लाइक इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। ये आप फ्रेंडशिप में या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या आप किसी भी चीज़ में देख लें, कन्फ्रंट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कन्फ्रंट करना ये आपके रिश्ते को बचा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जैसे दूरियां बढ़ती जाती है अगर आप बात नहीं करते, ठीक है, तो अगर आप कन्फ्रंट कर लें, अगर आपको मसला क्या है, आप बिठा के आप बातचीत कर लें, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पास टाइम अब खत्म हो गया कि न्यूज़ की ब्रेक है, हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग विद फ़िज़ा। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एक ऐसा टॉपिक, मुझे लगता है इस पर कोई बात ही नहीं करता,
यार जो कोई किसी टॉपिक पे बात नहीं करता उस टॉपिक को मैं चुन लेती हूँ, मैं कहती हूँ मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी, अवेयरनेस उसी बात पे फैलानी है। देखिए जी, मसला क्या है कि जब शादी होने वाली होती है लड़का या लड़की, तो मोस्टली ये लोग डाइट करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है लड़का, जाके जिम में ख्वाब हो जाता है कि भाई कहता है मैंने दूल्हा बनना है तो मेरा वेट ये होना चाहिए आइडियल, मैंने ये बॉस का सूट, मैंने ये पहनना है शेरवानी, मेरी ये स्लीक पतले से पतला ड्रेस सिलवाते हैं ताकि उसके अंदर वो पूरे आ सकें। उसी तरह लड़कियां भी अपनी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं, बहुत सी ऐसी अच्छी जो ताकतवर ग़िज़ाएँ वो नहीं खाती और लागत हो जाती हैं, ख़ास तौर पे फाका करना शुरू कर देती हैं। और ये मुझे समझ नहीं आता कि पतले लोगों को क्यों ये समझा जाता है कि बस यही खूबसूरत हैं, यही अच्छे हैं, यही प्यारे लगते हैं। मुझे तो ये याद है कि जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी, आई वॉज व्हेन 15 ईयर्स ओल्ड, तो मैं सबसे मोटी मॉडल थी इस शोबिज़ इंडस्ट्री की। मेरी उस वक्त कमर 30 थी, मैं बाद में जाके थोड़ा सा बैलेंस हो गई थी काम कर करके। मगर मुझे ये लगता है कि हमारे मीडिया का कसूर है ये। मुझे भी बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे, अभी भी लोग मुझे बोलते हैं मुंह बड़ा आ रहा है, गाल तुम्हारे जो है ना अभी तक ये चीक बोन्स अभी ये जो है इतना बेबी फैट नहीं गया तुम्हारा। तो ये बेबी फैट जो है ना नहीं जाता, एंड तक नहीं जाता, बुढ़ापे तक नहीं जाता, कभी किसी उम्र में नहीं जाता। इसको ख़त्म करने की कोशिश में हम क्या करते हैं, हमारा पूरा जिस्म जो है ना उसको डैमेज कर देते हैं, हमारे जिस्म के बाकी सारे ऑर्गन्स को ख़राब कर देते हैं, फजूल की हड्डियाँ निकालने के लिए, फजूल के हमारे स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। तो ये जो फाका ज़दा हरकतें जो हम करते हैं ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। खूबसूरती सूखेपन में, दुबलापे में नहीं है। एक तो इस बात को दिमाग में रख लें, आपकी बॉडी में अच्छा मसल होना चाहिए, ठीक है, आपकी बॉडी में कट्स होने चाहिए, आप जिस वेट के भी हैं आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट बैलेंस होना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है आपका पेट लटका हुआ, चर्बी लटकी हुई, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वरना हेल्दी लगना, थोड़ा सा फ्रेश लगना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, ठीक है। ये सूखापन, बिल्कुल हड्डियाँ निकाल लेना जिसमें में, ये कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप अपनी शादी के वेडिंग वाले दिन भी बहुत खूबसूरत लगेंगी या लगेंगे अगर आप थोड़े से फ्रेश होंगे, थोड़ा सा हेल्दी लगेंगे। इट्स नॉट कि आप मोटे लगे, मगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जहन को बदलने की बहुत ज़रूरत है। आज हमने जिनको यहाँ पे दावत दी है वो वर्दा सिकंदर डाइटिशियन है और वो हमें बताएंगी कि शादी से पहले हम किस तरीके से हमारी जो लाइफस्टाइल है और हमारा खाना पीना है, हमारी डाइट जो है उसको क्या ऐसी चेंज करें जिससे हम हेल्दी भी रहें, हमारी स्किन भी अच्छी रहे, हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगा और हमारे अंदर ताकत भी हो, ठीक है। चले जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? क्या बात है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आपने बताना है कि शादी से पहले कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको लगता है कि लड़का या लड़की को ज़रूर खानी चाहिए और फिर उसके बाद ये शादी की प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे ही शादी का पता लगता है ना, दुल्हन दूल्हे की शादी की डेट फिक्स हुई है, फ़ौरन शादी की तैयारी के साथ जी वेट लॉस प्लान शुरू हो जाते हैं जी। उसमें इतनी बुरी डाइट्स जैसे कि एग डाइट है, बनाना डाइट है जी, फलाना कह रहे हैं इस शॉर्टकट की तरफ चली जाओ, कोई कह रहा है तो हाँ, फ़ौरन कपल जो है ना वो शॉर्टकट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि हम बस ज़ीरो फिगर हो जाए। तो उस चक्कर में क्या करते हैं, स्किन लटका लेते हैं, अंदर से वज़न तो जल्दी जल्दी कम कर लिया, तो एट द डे ऑफ वेडिंग क्या होता है कि अपने बाल ख़त्म हो चुके होते हैं, एक्सटेंशंस की तरफ जा रहे होते हैं, स्किन पे ग्लो ख़त्म हो चुका होता है और फिर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं ताकि जो है वो एक खूबसूरत दुल्हन बन सके। मुझे तो लगता है कि बच्चियों को ये भी अवेयरनेस देनी चाहिए, माओ को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि जब बच्चियों की शादी करें तो उनको बल्कि इंजीर का इस्तेमाल करवाएं, बल्कि उनको खजूर का इस्तेमाल करवाएं, उनको ऑलिव्स खिलवाएं, ठीक है, उनको बल्कि ऑलिव ऑयल का तेल पिलाएं, उनको ऐसी ग़िज़ाएँ भी खिलाएं जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मगर हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते कोई नहीं है। हम बच्चों को बिल्कुल कहते हैं नहीं, वो बच्ची उसकी शादी होने वाली है डाइट कर रही है, ठीक है यार, ये चीज़ें नहीं सही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो किसी के घर जा रही है, उसके ऊपर उसका प्रेशर है, एक और उसकी ज़िंदगी में एक शख्स शामिल होगा, ठीक है, उसकी ज़ात के साथ जुड़ेगा, उसके अंदर अगर कमज़ोर लागत लड़की है तो वो तो वैसी मेंटल प्रेशर उसके पास बेचारी के ऊपर इतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके तो एग्जैक्टली। अच्छा, इसके लिए ना सबसे अहम चीज़ है जो हम बिफोर 3 मंथ्स ना सिर्फ लड़की बल्कि लड़का दोनों को कहते हैं, एक तो क्या करना है, कोशिश करना है आप सिर्फ अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। आपको अगर आपका वेट मेंटेन है, क्रैश डाइट्स की तरफ नहीं जाना, उसकी वजह से आपके अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और हार्मोन्स की ख़राबी का बाइस बन सकता है जो कि कल को
फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकता है। कौन सी डाइट से जो नहीं खानी चाहिए? अच्छा, उसमें ख़ास तौर ये आ जाते हैं प्रोसेस जितने फूड हैं, सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें हैं, सफ़ेद चीनी है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उसके साथ जो डाइट मर्द और औरत दोनों को इस्तेमाल करनी है उसको हम कहते हैं कि फर्टिलिटी बूस्टिंग डाइट। रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि शादी से 3 माह पहले बच्चियों को आयरन और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए और लड़कों में प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। अगर मैं बताती चलूँ कि फॉलिक एसिड और आयरन डाइट की किन चीज़ों में मौजूद है, तो खजूरों के अंदर फॉलिक एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अच्छा सर्दियों में मोस्टली शादियां होती हैं और ये वाली सारी खूबसूरत सब्जियां सर्दियों में ही मोस्टली होती अभी हैं। मैंने खाए मेथी आलू आपसे लेके ना, हाँ, वाह जी वाह। हाँ, तो बिल्कुल उसके साथ साथ नट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर ना सॉल्टेड नट्स खाने हैं ना रोस्टेड नट्स खाने हैं। नॉर्मल जो नट्स हैं, सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा खूबसूरत रहना बहुत ज़रूरी है अपने इवेंट के करीब, तो उसके लिए क्या करें कि हमने स्टीरॉयडल क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे चेहरे पे फाइन लाइंस आएँ या आपका चेहरा पतला हो जाए। ठीक है, आप फेस एक्सरसाइजेस करें। उसके अलावा आपने एक बड़ा ज़बरदस्त जूस है जिसे हम कहते हैं ABC जूस। मैं कहती हूँ ये ना प्री ब्राइड है। ये क्या है? ये आप समझे, ये ऐसा जूस है जो आपके चेहरे पे एक नेचुरल टिंट और ग्लो पैदा कर क्या है? देगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट और C फॉर कैरेट। आपने 2 ग्लास पानी के अंदर 1 सेब, आधा चुकंदर और 2 गाजरें, इसका जूस रेगुलर इस्तेमाल कर लेना है। बच्चियां भी इस्तेमाल करें, एक तो आयरन और फॉलिक एसिड आपका एश्योर हो जाएगा। और उसके अलावा लड़के भी लाजमी इस्तेमाल करें जी, कंपटीशन सख्त होता है। आजकल लड़के करते हैं, आपने सोशल मीडिया देखा है, बिल्कुल। ज़्यादा बल्कि टिप्स वही बता रहे होते हैं और पता बिफोर आफ्टर दिखा भी रहे होते हैं। मैं कहती हूँ यार बच्चों को कितनी अवेयरनेस हो गई है। हाँ, और फिर शादी पे स्टेज पे सारे लोगों ने भी डिस्कस करना होता अरे है ना, वाह। लड़का प्यारा लग रहा है, लड़की हाँ। प्यारी लग रही है। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ जो आपकी फर्टिलिटी के लिए ख़तरनाक हो सकती है, उस चीज़ को हमने बहुत अवॉइड करना है, अपने हार्मोन्स को ख़राब नहीं करना। कौन सी चीज़? अच्छा, उसमें ख़ास तौर एक चीज़ वो नहीं इस्तेमाल करनी। हाँ, नहीं चीज़ें हमने करनी। उसमें पहली टिप आ जाती है ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ कार्डियो बच्चियाँ करती हैं। तेज़ जी शादी है, अब मैंने 2 घंटे जिम में लगाने हैं, मैंने 6 घंटे जिम में लगाने हैं, लड़के भी बरक्स ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आप अपनी वेट को रिड्यूस करना है या वेट बीरिंग एक्सरसाइजेज हैं उनको ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, उससे अच्छा, आपके एक हार्मोन्स। आपकी बीच में इस जी, चीज़ जी। को मैं थोड़ा इलेबरेट भी करूँगी। एक और बहुत मेन पॉइंट जो मैंने कहा मिस ना हो जाए, ये जो बात कर रही है ना यहाँ पे वर्दा, कि जब आप एकदम से डिज़ास्टर वेट लूज़ करते हैं ना अपनी शादी के लिए, जो फाका करके या कोई भी ऐसी जिम करके या कोई ऐसे कार्डियो करके, तो मेक श्योर ये दिमाग में रखिएगा कि जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट और खिंची हुई होती है ना, फ्रेश होती है, वो एकदम से डाइट करने की वजह से उसका कोलेजन और इलास्टिक जो है ना वो गिर जाता है। तो वो जब गिरता है ना, तो फिर जब आप मेकअप करा लें या कुछ भी करा लें, आप तैयार हो जाएं, वो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि डिज़ास्टर एकदम से जो वेट लॉस चेंज है ना, वो आपके चेहरे पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स लेकर आता है, क्योंकि कोलेजन लेस होता है, फिर उसमें से ये इलास्टिक चीज़ें जो है ना माइनस होती हैं। हमेशा आपने देखा होगा जो वेट कम करते हैं तो उनके चेहरे पे जो है ना थोड़ी सी ढलान जो है ना ढलकना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, खिंचाव होता है, टाइट होता है फेस, व्हेन यू हैव द कोलेजन, व्हेन यू हैव द एवरीथिंग, आपके मसल्स के साथ आपकी चमड़ी टाइट जुड़ी हुई होती है, तो वो वेट लॉस का बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। बिल्कुल। और उसके अलावा फिजा, जैसे आपने भी बात की फाके करना, कोई डाइट ऐसी नहीं है जिसमें हमने भूखे रहना है। भूखे रहने वाली कोई डाइट्स ना करें, क्योंकि देखिए आप खाली पेट, वो ऐसा टाइम है जिसमें आपको एनर्जी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको फर्टिलिटी के लिहाज से एनर्जी चाहिए। देखें जी, आजकल 4-4 किलो का तो धुलनों का लहंगा है, उसको उठाने के लिए एक दुल्हन जिसके अंदर खुद एनर्जी नहीं, निढाल है, तो वो क्या अपना इवेंट एंजॉय कर सकती है या फिर बाद में शादी के जो है वो खूबसूरत लम्हात को एंजॉय कर सकती है। तो इसलिए अपनी एनर्जी को एश्योर करें, अपने अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। उसके साथ साथ एक चीज़ जो बहुत अहम है लड़कों के हवाले से, लड़के ख़ास तौर पे क्या करते हैं, जैसे ही शादी का पता चला जी फलाना दोस्त कह रहा है कि ये तुम प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर लो, ये जी जिंक का सप्लीमेंट है तुम इसका इस्तेमाल कर दो, और उन सप्लीमेंट्स के अच्छा, लड़कों की बात क्योंकि इलैबोरेट करेंगे, ज़रा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो जो लड़कों की डाइट है शादी से पहले वो क्या होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि शादी से पहले लड़का या लड़की, उनकी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको खानी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और हम बात कर रहे थे कि लड़कों को क्या चीज़ें खानी चाहिए, तो वो भी प्लीज़ बता दीजिएगा, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए। अच्छा, लड़कियों के लिए एक चीज़ बहुत अहम है कि आपने बिला वजह सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल शादी से 3 माह पहले मर्दों को ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए, और उस प्रोटीन का इस्तेमाल आप इस तरह पूरा कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त सा प्रोटीन शेक जो आप अपने घर बना सकते हैं, उसके अंदर जिंक का कंटेंट बहुत अच्छा है, प्रोटीन है, फाइबर है, जिससे आपकी सारी एक फर्टिलिटी बूस्टिंग शेक भी इसे हम कह सकते हैं, प्रोटीन शेक भी कह सकते हैं, और आप का अच्छी हेल्थ हो जाएगी इससे। अच्छा, करना क्या है, आपने 2 ग्लास लेने हैं दूध के। 2 ग्लास दूध के अंदर 3 केले, 7 बादाम की गिरियाँ और उसके साथ साथ 3 खजूरें, और ऑप्शनल है कि आप 1 चाय का चम्मच शहद या पीनट बटर वो डाल सकते हैं। तो इसका शेक बनाएं, और इसको आप क्या करें, 12-1 बजे के टाइम पे 2 ग्लास ये शेक पी लें, या फिर असर के वक्त पी सकते हैं। नाश्ते में भी पी सकते हैं। हाँ, नाश्ते में भी पी सकते हैं। इसका लगातार 40 दिन का इस्तेमाल आपका मसल मास थोड़ा लड़कों का बढ़ा देगा, और उसके साथ साथ आपकी फर्टिलिटी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और उसके साथ जो एनर्जी कम हुई होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, जो कि बहुत अहम है कि हम शादी से पहले एश्योर करें। तो गोया सिर्फ लड़कियों ने अपनी हेल्थ का ख़राब ख्याल नहीं रखना, लड़कों ने भी जो है वो कोशिश करनी है ऐसे हेल्दी प्रोटीन शेक्स का इस्तेमाल करें। छोटी सी टिप दे रही थी, और कुछ भी नहीं है ना आपके पास, आप कहते हैं ना कि भाई मेरी तो नौकरी नहीं लगी, मेरे पास तो खाने को इतने भी पैसे नहीं है, बस नॉर्मल है हालात, जितना है लड़की आएगी उतने में गुजारा है, तो भाई आप दूध और अंडे ज़रूर खा लें रात को, बॉयल अंडे और दूध पी लिया करें। बिल्कुल, वो ज़बरदस्त है, बॉयल अंडे इस्तेमाल करें, दूध। अच्छा फिज़ा, अभी जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, बच्चियों का ना पहले ट्रेडिशनल हमारे खानों का बड़ा और होता था शादी से पहले सिलसिला। शादी की डेट फिक्स हुई है जी, माओ ने देसी घी का इस्तेमाल दूध अंडे के अंदर मैं तो अभी भी देसी घी चम्मच में पीती हूँ, या फिर ऑलिव ऑयल पी लेती हूँ, बेहतरीन, या ऑलिव खाती हूँ या ऑलिव ऑयल पी लेती हूँ, या फिर मैं देसी घी का चम्मच। ये जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 के आजकल हम सप्लीमेंट कहते हैं ना, तो अगर हम ये इस्तेमाल कर लें तो ये बेहतरीन अल्टरनेट है। तो खवातीन में क्या होता है कि ये इस तरह की चीज़ों का अब कॉन्सेप्ट बड़ा कम हो गया, तो बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे है कि 3 खजूरों का इस्तेमाल करना है, अपने वेट को मेंटेन करना है, खूबसूरत स्किन के लिए ABC जूस का इस्तेमाल करें, उसके साथ रॉ फॉर्म में फलों का इस्तेमाल करें। उसके साथ वो चीज़ें ये तो करनी है, जो बिल्कुल नहीं करनी उसमें ये है कि जितनी चीज़ें चे से शुरू होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी आपकी डाइजेशन अपसेट करेंगी, और उसके साथ साथ गट, मैदा ख़राब होने का चांस होता है। तो एक तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और उसके साथ साथ एक चीज़ लड़कों के लिए भी शादी से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चियों के लिए भी, डाइटिंग्स कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या स्ट्रेस है शादी का। बिल्कुल जी, स्ट्रेस थोड़ा सा होता है, आप बच्चियों को एक घर छोड़ने का स्ट्रेस होता है, लड़के को ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही होती है, तो आपने ये स्ट्रेस अपने खाने पे नहीं निकालना, ठीक है, कि उस सूरत में या आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या आप बिल्कुल नहीं खा रहे। स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपका पेट बढ़ा देता है, वो पेट भर जाएगा कॉर्टिसोल हार्मोन से। तो इसलिए बच्चे और बच्ची दोनों ने कोशिश करनी है कि आपका पेट बाहर ना निकले शादी से पहले। और उसके अलावा बच्चियों में अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए तो वो हार्मोन्स की ख़राबी का भी बाइस बन सकता है। और उसके साथ साथ एक आजकल जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चियाँ बहुत पूछती हैं कि जिनके पहले से थोड़ी सी हार्मोनल प्रॉब्लम है, अगर आपकी इरेगुलर साइकिल है या फिर PCOS का मसला है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बड़े ज़बरदस्त PCOS के लिए भी डाइट प्लान्स होते हैं। और उसके साथ साथ कोशिश करें शादी के बाद ये चीज़ से पहले, आप शादी से पहले अपने टेस्ट कराएं। हम शादी की तैयारी में कितना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि एक खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ है, तो हम जी अच्छे जोड़े और हर चीज़, तो अगर आपकी अपनी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। कपड़े, उन मेकअप, उन ज्वेलरी का क्या फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश करें कि सो मच, बहुत अच्छा आपने गाइड किया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। देखिए जी, वाकई वर्दा की बात को आगे करूँगी, अपना ख़ास ख्याल रखिए। हमारे वहाँ होता ही है अमूमन जब बच्चों की शादी हो रही है तो पेरेंट्स उनकी चीज़ें, उनके इंतज़ामात, उनके शादी के फंक्शंस में बहुत ख़र्चा करते, मगर उनकी सेहत और उनके जिस्म को लेके जो है ना कोई उनकी जो है ना लुक आफ्टर नहीं की जा रही होती। तो उनकी ग़िज़ाइयत, उनके डाइट प्लान्स, उनकी लाइफ रूटीन्स, ये सारी चीज़ों
चीज़ों को हमने मैनेज करके देना है हमारे बच्चों की, तो ताकि जब वो किसी के घर जाएँ तो वो लागर, कमज़ोर या फिर उनको कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ ना हो और किसी भी बॉडी की कमज़ोरी का शिकार ना हो, और ना ही कोई ऐसी उनको आगे जाके फर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम हो कि ना कोई बांझपन का प्रॉब्लम हो, ना फिर उनको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो कि वो जो है बच्चा उनको वो होता है ना बच्चा टिकता नहीं है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको बहुत से ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं, इसी वजह से कमज़ोरी की वजह से इम्यून सिस्टम्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो शादी से पहले CA-1000 कैल्शियम वगैरह का भी इंटेक अच्छा रखिए ताकि आपका इम्यून अच्छा हो और आपकी स्किन अच्छी हो। जो डाइट हमें वर्दा ने बताई है उसको, और वो जो सारे ABC हमें जूसेस बताएं, अगर हम उन सब का इस्तेमाल करें, अपने टेस्ट करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स सही रखें, तो फिर मेरे ख्याल से आगे की लाइफ जो है और लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छा गुजर सकता है। ख़ास ख्याल कीजिएगा अपना भी, अपने बच्चों का भी, क्योंकि आपकी हेल्थ है तो आगे आप अपने किसी शादी करके तो आगे किसी बच्चे को जो है एक सेहतमंद बच्चा जो इस दुनिया में लेकर आ सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और ये देखिए मेरे पास कितना खूबसूरत सा, ये क्या है, शुतुरमुर्ग। इनको बहुत आराम से उतारना पड़ता है, आराम से, बिकॉज इनकी टांगें जो होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। अगर ऐसे इनको बिल्कुल हाइट से ऐसे छोड़ दिया जाए ना तो वो गिर सकते हैं और उनकी टांगें जो है वो टूट सकती हैं। ये जो शुतुरमुर्ग, ये जो शुतुरमुर्ग है ना, ये सिर्फ 12-13 दिन के हैं, ठीक है, कितने छोटे छोटे से। और ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, ये किसी डायनासोर के अंडे नहीं है, ये शुतुरमुर्ग के अंडे। वाह यार, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और आपको पता है इनके बारे में बताती हूँ, ये जो अंडे हैं ना, ये अंडे, ओह मैं आजकल जिम जा रही हूँ उसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ ये मुझसे उठाए भी ना जाए। ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना, इट्स रियली हैवी, और ये खाया जाता है, इसको उसी तरीके से तोड़ के पका के खाया जाता है जैसे आम अंडा होता है, और जायके में भी उसी तरीके से होता है, मगर इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको सारी बातें एलैबोरेट करती हूँ, ये कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और मेरे सेट पर क्यों आए। वैसे तो ये जितने भी आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं शुतुरमुर्ग, ठीक है, तो ये जो है ये तो मेरे रिश्तेदार ही लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है शुतुरमुर्ग की हाइट मेरी तो नहीं होती है, सारे मेरे रिश्तेदार ही हैं, इसलिए मेरे इर्द गिर्द आले दवाले घूम रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास हैं जी, नाम बताइएगा। मोहम्मद फारूक। और आप? शकील अहमद। शकील अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि ये कब से शौक़ हुआ कि आपने शुतुरमुर्ग जो है वो रखने हैं, उनके अंडे रखने हैं और इस तरह से उनकी ब्रीड करनी है, ये सब कुछ बताइए ज़रा। हमारा ये शौक़ था शुरू में ना, हमने 5 से 10 चूज़े इंपोर्ट किए बाहर से ना, आउट ऑफ कंट्री से। अच्छा। तो जस्ट शौक़ के लिए, तो हमारा शौक़ इसमें इंटरेस्ट हो गया, बढ़ गया, फिर हमने ये चूज़े ज़्यादा इंपोर्ट किए, तो देखते देखते ये शौक़ हमारा एज ए बिज़नेस की तरफ चले गया। तो फिर आउट ऑफ कंट्री से हम शिपमेंट इंपोर्ट करते रहे, चूज़े हमारे पास आते रहे, फिर लोगों ने इन्वायरमेंट देखा, इसका बहुत अच्छा माहौल है, तो लोग फिर हमसे लेके चले गए, और इनक्यूबेटर हैचरी सिस्टम सारा हमने अपने फार्म के ऊपर ही किया हुआ है। अभी ये चूज़े जो निकले हुए हैं ये 10 से 15 दिन के चूज़े हैं। अच्छा। तो इनक्यूबेटर सिस्टम सारा हमारे फार्म के ऊपर मौजूद है। कितने हैं आपके पास? इस वक्त देखें 50 के पास हमारे पास ब्रीडर है। अच्छा। और तकरीबन 8 से 10 फुट उसकी हाइट है। अच्छा। जिसमें ब्लैक कलर के मेल होते हैं। 10 फुट? जी जी। और मेरा माशाल्लाह आपकी भी हाइट ज़्यादा, तो आपसे भी ज़्यादा हाइट वाले होंगे। मेरे फैमिली वाले मेरे आले दवाले घूम रहे भागते ऐसे इतना शोर डाला हुआ होता है इन्होंने। अच्छा, तो ये जो है आप इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? हम साउथ अफ्रीका, इसकी मदरलैंड है, वहाँ से इंपोर्ट करते थे, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया से। तो अभी तो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे वहाँ से, पाकिस्तान में अपना प्रोडक्शन की आ रही है। अच्छा? रिक्वायरमेंट माशाल्लाह काफ़ी है, और इधर ही हम इसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं। इनक्यूबेटर, हैचरी सिस्टम सारा कुछ हमारे फार्म के अंदर ही है। अच्छा। शेखपुरा मोटरवे इंटरचेंज के पास हमारा पाकिस्तान ऑस्ट्री फार्म के नाम से हमारा फार्म है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सेट में मौजूद है। यानी कि सेल परचेज का काम कर रहे हैं, लोग हमसे खरीदते हैं और हम लोग बच्चे निकलवा के बेच रहे हैं। फारूक साहब, ये जैसे एक बच्चा, ये 10-12 दिन का जो ये बच्चा है, इस एज के बच्चे ही सेल होते हैं। जी जी, इस उम्र के लोग ले जाते हैं। मेरे से क्यों लड़ाई करो भाई? ये वाले चूजे ना टेम हो जाते हैं ना, जब लोग लेके जाते हैं ना अपने घरों में, ये टेम हो जाते हैं, इनको पालना बहुत आसान हो जाता है। जब थोड़े से बड़े लेते हैं, या डे 1 का या ओल्ड चूजा या शुरू दिन से लेते हैं ना 4-5 डेज का, वो थोड़ा सा ना उसका टेम्परेचर का इशू होता है, इसलिए वो हम कहते हैं कि यार हमारे पास ही हो, तो हम आगे थोड़े से बड़े हो, जब खाते पीते हो, चलते फिरते हो, इनके फेदर्स चेक करें जरा, इनके तो फेदर्स देखिए उसको कैसे उठा रहे हैं, उसको प्यार कर करके मार के उठा रहे हैं कि उठो। वो इसलिए क्योंकि ये क्यों बैठा हुआ है? ये टेम हो रहे हैं ना आपके साथ, देखिए आपके दाएं बाएं ऑस्ट्री के बेबीज हैं।
ये देखे वो एक मुनफरद चीज देख रहे हैं ना, आपको खाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये फ्लावर्स है ना आपके कपड़ों पे, तो वो देख रहे हैं। इनकी स्किन इतनी मजे की, वो जैसे कारपेट नहीं होता हाँ, जो वो हम सफाई बिछाते करने हैं। के ये देखिए ना, ये हम लेके ये फेदर इसके, वो देखें, वो जो जितने सॉफ्ट ये ना उतने क्या? सॉफ्ट इसके फेदर हैं। अच्छा। ये इसके ओरिजिनल फेदर है अच्छा। और इसका ओरिजिनल अंडा है। वाह, ये देखें गुलदस्ता, डेकोरेशन पीस, ये कितना घर प्यारा में लग रख रहा है। सकते हैं आप, कहीं भी ऑफिस में इस तरह के। ये पेंटिंग भी हो जाती है। तो ये गुलदस्ता ना, हाँ, पकड़ ले पकड़ ले। लगी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, आप उठा लें, पकड़ के ऊपर रख दें। लगी तो नहीं ये होगी भी ना? आपको भी इतने पसंद आएंगे, आपने भी कहना है मैंने घर में लेके जाने हाँ नहीं, मुझे तो वैसे ही बड़ा प्यार आ रहा है। मुझे ये जो बैठ जाता है ना एक जाके, उसके पीछे सारे परेशान आले दुआले घूम रहे हैं, उसको वो देखें कितने परेशान फिक्रों में। मेरे इर्द गिर्द ही हैं ये आपस में, मुझसे इनको प्यार हो गया है, मुझे इनसे हो गया है। अच्छा मैं बात, अरे कहो वो मेरा बच्चा, ये हम मेरा एज ए काका। गिफ्ट के तौर पे इधर ही रख देते हैं। ये देखिए अरे इधर, वाह, खूबसूरत लगेगा। इसका बहुत ओरिजिनल अंडे, ओरिजिनली फेदर है इसके। अच्छा बड़े इसके soft बारे हैं। में हम बात करते हैं, लोग खाते भी हैं, बड़ी ताकत होती है संडे में, तो ये अंडा भी आप सेल करते हैं? मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार का तो कोई एक अंडा जी होगा। लोग लेते हैं, लेडीज़ भी फ़ोन करती हैं, जेंट्स भी फ़ोन करते हैं खाने के लिए अंडा। हाँ। ये बड़ी चीज़ों के काम आता है। हम लोगों ने भी इंटरनेट पे भी देखा है, तो लोग एक शुतुरमुर्ग कितना कोई अंडा जो है वो दे देता है? तकरीबन ये एक शुतुरमुर्ग 1 ईयर में ना तकरीबन 100 से अबव अंडे दे देना शुरू कर देते एक हैं। साल में? अच्छा अच्छा और हर अंडे का साइज आपके सामने ये देखिए, जितने भी अंडे ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे फर्टाइल है, एक कलर एक शेप आपको नजर आ रही इसका है। वजन भी 2 किलो के करीब है। अच्छा, जी, 2 वजन। किलो के करीब है। एक अंडा आप लेना तो ये आप 2 दर्जन दूसरे अंडे हो ना, उनके बराबर एक अंडा है। यानी कि 28 से 30 अंडे हो ना मुर्गियों वाले, तो उसके एक अंडा अंदर ये करें कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये फिर भी उससे वजनी ज्यादा होगा। अच्छा तो वो जो सेकते हैं, वो जो सिकाई करी होती है मुर्गियां बैठ के अंडे के ऊपर, उसमें शुतुरमुर्ग भी तो करते जी होंगे? जी, शुतुरमुर्ग भी कर थोड़ा लेते खो के हैं। बैठते हैं। वो किस और तरीके के अंडे होते हैं, वो कब करते हैं, ये क्या कहानी देखिए होती है? इनके ना एक अपना घर डिसाइड कर लेते हैं, जहाँ इनका माहौल एडजस्टमेंट हो जाता है ना, आबो हवा, टेम्परेचर बेहतर हो जाता है, वहाँ उस जगह से ना मेल और फीमेल चंद दिन पहले, अंडे आने से पहले चंद दिन पहले उस दरा सर्कल को बाउंड्री वाल कर देते हैं, वहाँ से अपनी चोंच से मिट्टी को नरम कर देते हैं। अच्छा। और फिर मेल इसके अंदर बैठता है, अपने फैदर से ना वो सारा अपने घर को ना लेंथी करके उसमें जितनी मिट्टी इकट्ठी कर लेता है वो बाहर की तरफ निकाल देता है, वो जगह और सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा। फीमेल के लिए वो घर तैयार हो जाता है। और फीमेल उधर जब भी उसने अंडा देना हो ना, पूरे फार्म में जहां मर्जी वो घूम फिर रही हो, चाहे वो फीड खा रही हो, घूम फिर रही हो, रनिंग कर रही हो, उसने जब अंडा देना ना, अपने घर में जाना, उधर बैठ के उसने अंडा दे के फिर आना। अच्छा और एक मजेदार की बात इसमें ये है कि जब ये अंडे आ जाते हैं ना, तो अंडों के ऊपर एक मेल या एक फीमेल बैठ जाती है। अगर मॉर्निंग में फीमेल इसके ऊपर बैठेगी अंडों का ध्यान रखने के लिए, कोई कलेक्ट ना करे, हमारे अंडे हैं हमने दिए हैं। और जब फीड यूज करवा देते ना, वो फीमेल नहीं आएगी मॉर्निंग में। अच्छा। इवनिंग में जब फीड यूज करवाते ना, तब वो मेल उसके अंडों के ऊपर बैठ जाता है और सभी के सभी फीड खा रहे होते हैं, मेल इन अंडों के ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा और मुझे ये भी बता दें साथ साथ कि इनके लिए सर्दी गर्मी कौन सा वेदर जो है वो सही रहता है, क्योंकि कुछ लोग अगर रखना चाहते हैं, किसी की प्लानिंग है, तो उनको ये वेदर भी पता होना चाहिए कि इनके लिए मौसम कौन सा सूट करता है। जनवरी से इनका ऑनवर्ड सीजन शुरू हो जाता है, तो मार्च में मौसम बेहतर हो जाता है। ठीक। मार्च से लेके अक्टूबर के एंड तक ना इसका लिए टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है पाकिस्तान में ना। अच्छा। तो ये चूज़े लेने चाहिए। तब इनके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, इनके रिक्वायरमेंट होते हैं कि इसके लिए जगह सॉफ्ट होनी चाहिए और एक बाउंड्री वाल के अंदर ये चूज़े रखने चाहिए, तब ये चूज़े कलेक्ट करने चाहिए। अच्छा और मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये वाले जो चूज़े हैं, मुर्गी के चूज़े जो होते हैं वो बड़े, आपको पता है, सेंसिटिव से होते नाजुक से। हैं। कुछ बच्चे शौक से लेकर भी आते हैं, मगर वो रहते नहीं, जिंदा नहीं रहते। टेम्परेचर मेंटेन नहीं ना रख हाँ, पाते। ओह, 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 लगी तो नहीं है ना इसको? बेसिक आपके पास आना चाह रहा है। आ जाओ, आ जाओ। इसको लगी तो नहीं है ना? आ जाओ। इतनी जंपे मार है, अभी से थोड़ा बड़े तो हो जाओ फिर जंपे मारना, इधर आओ। अच्छा तो मेरी बात सुने, तो वो फिर क्या सिस्टम होता है? वो ब्रूडर सिस्टम, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, हीट वाले टेम्परेचर में इसको रखना पड़ता है सर्दी में। ओ जैसे वो नाजुक चूजे होते हैं, उनको थोड़ा सी हीट चाहिए होती है, तो वो फिर थोड़ा अरसा लगता है, फिर ये खुद मजबूत हो जाते हैं, फिर उनको निकालना चाहिए वहाँ से। अच्छा, ये भी फिर- इनका भी यही हिसाब है। और कि अभी ये नाजुक खाने है। पीने की क्या ग़िज़ाएं हैं, इनको क्या चीज़ देना होता है, क्या लेते हैं ये? शुरू में तो इनको नरम चीज़ें देनी चाहिए ना, काइंड ऑफ फीड होती, दलिया हो गया, साबुदाना हो गया, इस तरह की चीज़ें नॉर्मल देनी चाहिए।
ये जिस तरह आपके घर में रोटी है, चावल है, हमारे घरों में अक्सर ये जैसे हम चीज़ें रोटी होती का हैं। चूड़ा दाना हाँ जी, जिस तरह नरम चीज़ें हैं इनको, और फिर इनकी चूज़ों की ना ग्रोथ करने के लिए ना कुछ स्पेशल फीड्स होती हैं, वो इनको दे सकते हैं। अच्छा ठीक या है। जब अंडे देते हैं ना फीमेल, तो फिर ये 40 से 45 दिन का इनका सारे जंपे प्रोसीजर होता मारेंगे है। उसको देख के, आप पीछे है ना? भागेंगे इसके। ये सारे जंपों के चक्कर में आएंगे। मेरे ख्याल से एक ब्रेक लेते हैं, इसको उठा के ऊपर रखते हैं, क्योंकि सारी जो ये देखें, रुको ब्रेक लेनी है मुझे, ला रही हूँ मैं उसको ऊपर, तुम इधर ही रुको, जंप नहीं मारनी है, बिल्कुल ब्रेक लीजिए, खबरदार इधर ही। ओए वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पर शुतुरमुर्ग के साथ जो है शो कर रहे हैं। उनके अंडे भी हमारे पास हैं, और हम ये भी पूछ रहे थे कि मुझे बताइए कि कुछ वीडियोस मुझे देखने को मिली जिसमें शुतुरमुर्ग के ऊपर सैर की जा रही होती है, कुछ ऐसे ममालिक हैं वहाँ पर करवा रहे होते हैं, कुछ लोगों ने फार्म में रखा हुआ होता है, तो आप लोग भी करवाते हैं शुतुरमुर्ग की सैर, उसके ऊपर बैठ सकते हैं? जी जी, इसके ऊपर सवारी की जा सकती है, और मगर ये है कि जब ये एग्रेसिव हो जाते हैं, जब ब्रीडिंग के सीज़न दिन आते हैं ना इनके, तो अंडे आ रहे होते हैं, तब वो मेल और फीमेल थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन जो मेल के ऊपर सवारी करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसकी हाइट, उसकी जिसामत, उसका रनिंग करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो फीमेल है ना उसको टेम किया जाता है, उसके ऊपर सवारी करके हम रनिंग कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो है वो काटते तो नहीं है? नहीं काटते नहीं, मगर ये हमारे पास जो है ना उनको हमने टेम नहीं किया इस हिसाब से कि सवारी की जाए। अच्छा, वो फिर कुछ ऐसे होते हैं कि उनको शुरू में ही टेम करना पड़ता है कि सवारी के लिए बैठना पड़ता है। मगर वैसे साथ में गाड़ी भगाओ, शुतुरमुर्ग को भगाओ, तो दोनों उससे तेज ऑस्ट्रिच भागेगा आप शुतुरमुर्ग। एक तरफ गाड़ी रखें और एक तरफ या ट्रेन रह लें, चाहे एरोप्लेन रह लें, ऑस्ट्रिच की रनिंग उससे ज़्यादा होगी। तेज हो। इसकी अपनी टांगों पे इतना वजन होता है, और ये देखें ना खाने में बजरी खाते हैं, यूज़ करते हैं, और इतनी हार्ड होती है वो, इसके अंदर जाकर मेल्ट हो जाती है, फिर लिक्विड बन के निकल, इसका मैदा इतना स्ट्रॉन्ग है। बजरी कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब बजरी खाने में उससे क्या मिलता जैसे है? हम लोग कैल्शियम पूरी हो जाती है। बजरी से कैल्शियम पूरी होती है? जी जी, और प्लस उसके जैसे मैदे में हजम ना करने के लिए हम लोग कोई बोतल पी लेते हैं, इसी तरह इनको बजरी देते हैं। ये इनके दांत नहीं ना है, हाँ। तो टीथ ना होने की वजह से ना कुदरती निज़ाम अल्लाह पाक ने ऐसा रखा है कि इसके अंदर 2 पोर्ट हैं, ठीक। और जब बजरी जाती है ना तो वो अंदर ग्रैंडिश के तौर पे ना इसको हजम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अरे वाह। तो वो फिर बजरी भी यूज़ करवाई जाती है। तो बड़े शौक से खाते हैं, ये नहीं कि नहीं खाते हैं। ये अंडे की स्किन भी इसीलिए बहुत यानी कि सख्त होती है, इसको हथौड़ी के साथ तोड़ना पड़ता है। जब क्रैक करेंगे ये ना छोटे उस छोटे बजरी जर्रे की नजर वजह आएंगे। से ही जो है ना ये अंडे का खोल इतना सख्त होता है। अच्छा, इसका वैसे एक हथौड़ी से सुराख करके बेसिकली इसको किसी बॉल में निकाला जाता हाँ, है। आम ये इसकी भी जर्दी होती है, जैसे अंडे की जर्दी होती है छोटी, इसके येलो अंदर या ऑरेंज? जिस तरह एक अंडा होता है ना जिसमें लिक्विड वाइट कलर का और जर्दी येलो कलर, इसमें वही सेम होता है, लेकिन इसमें साइज में बड़ा होता है। अभी ये देखना, ये वाला अंडा ना, इसके अंदर हमने फैदर लगाए हैं, इसका होल किया और सारा लिक्विड जो सा निकाला वो हमने आमलेट बना के ना खाया। एक आमलेट जो इसका बना लेना 10 से 12 लोग भी खाएंगे ना तो फिर वो खत्म नहीं होता। पूरी इतना फैमिली ज़्यादा, खा सकती है। जाहिर सी बात है पिटाई भी होती है, और उसके बाद उसमें अगर कोई अंडा चीज़ भी वगैरह- इसका हीट होता है, और खाने के बाद ड्रिंक की भी जरूरत पड़ती है, और सही अंडे के ताकत फायदे वाला भी है। बहुत है इसके ना। फायदे अच्छा। बड़े हैं। जी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो शुतुरमुर्ग है ये 30-40 हज़ार का एक मिल जाता है, जैसे कोई ख़रीदना चाहता है, तो जो बड़ा शुतुरमुर्ग है अगर कोई वो रखना चाहता है तो उसकी क्या कीमत होती होगी? वो देखो ब्रीडिंग है ना, ये जो तो मीट के लिए होगा ना उसका 1 लाख से ऊपर उसकी प्राइस होगी। जो ब्रीडिंग के कैटेगरी में आ जाते हैं, ब्रीड कर रहे होंगे, उसके अंडे आ रहे होंगे, उसकी प्राइस उसकी निस्बत ज़्यादा होगी। डबल? तकरीबन 2 लाख के का हो करीब, जाएगा। 2 लाख के करीब होगी। अच्छा, अभी जो बड़े वाले शुतुरमुर्ग हैं जिसकी वीडियो भी मैं देख रही हूँ, आपके फार्म की है? हाँ, जी जी, ये हमारे फार्म की है लेटेस्ट वीडियो। अभी करंटली ये सारे ना मूवमेंट करते हैं रनिंग करके, ये सारे अंदर की तरफ आ रहे हैं वापस अपने शेड में। जैसे इस तरह आपस में एक साथ हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ये जब बड़े वाले भी सारे एक साथ होते हैं। ये डांस कर रहा है अभी ना, ओह, ये वेलकम कर रहा है। कोई भी गेस्ट नहीं जाते ना, जब आप आएंगे ना हमारे फार्म पे तो हम welcome इनवाइट करते हैं, हाँ। तो ये आते ही आपको प्रोटोकॉल देंगे। रियली? जी जी रियली। अच्छा, बड़ी बात है। देखें कितने अच्छी तरीके से आपने रखा है उनको। और इनकी कोई ट्रेनिंग भी होती है, इनकी रनिंग की, भागने की, कोई इनकी सब कुछ? जी जी, इनके लिए कोई कराता है ट्रैक, इनको? इनके लिए एक ट्रैक बनाया जाता है, और ट्रैक इस तरह का हो कि थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा हो और थोड़ा सा ना हार्ड ना हो, यानी कि नरम मिट्टी हो, तो अच्छा। वहाँ ये इनके भागने के लिए ना बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। किसी ने अगर घर में रखना है तो कितनी कोई स्पेस होनी चाहिए कि जो इसको रख सके? ये बर्ड्स की डिपेंड करता है कि वो कितनी क्वांटिटी में लेता है। अगर 1 पेयर लेता है तो एक मरले में उसकी 20 बाय 20 का एक बॉक्स बना ले, कवर एरिया,
उसमें छोड़ दें और इसको जो इन्वायरमेंट है इनकी वो इसको पूरा कर दें। क्या इनको भी कपल लेना जरूरी है कि अगर नहीं लिया मेल या फीमेल साथ में तो कपल ले लें। मेल या फीमेल आपस में फिर बचते नहीं कपल है? ले लें बेहतर है। ये ट्रायल सेट के हिसाब से होता है, एक मेल होती है 2 फीमेल होती है। ये ट्रायल सेट अक्सर लोग लेते हैं, लेकिन कपल ले लें तो यानी कि 1 मेल, अंडे लेने के लिए ना 2 फीमेल एक मेल, एक मेल के साथ 2 फीमेल, एक मेल के साथ दो? 2 3 फीमेल, मेल फीमेल इस तरह करके वो 2 एडजस्ट होती है। जो ट्रायल सेट बनता है वो ये जितने भाई देख रहे हैं उनको इधर भी मौका मिल जाना, उन्हें अपनी बेगमात को बोलना है देखो यार इस्लाम में शादी की इजाजत है, शुतुरमुर्ग को भी 2 रखने की इजाजत है यार। चलिए जी, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बल्कि ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ख़त्म करते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। मैं थोड़ा सा शुतुरमुर्ग के साथ भी टाइम स्पेंड कर दूँ, इतनी दूर से लेकर आए, आज तो फार्म पे भी जाना नहीं और मेरी इनसे मुलाकात जिसने भी हो गई। फार्म पे आना चाहे वो आ सकता है, अपनी फैमिलीज लेके आए, वहाँ अच्छा। एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट करें। और ये देखिए ऑस्ट्रिच के बेसिक के अलावा हमारे पास काफ़ी और चीज़ें भी हैं। क्या क्या? और देखिए पीकूक है, काऊ है, हैन है, डक है, गोट है, फिश है, ये सारी चीज़ें हमारे फार्म पे एक गेट के अंदर। मैं तो फलाल को लेकर आऊंगी, मैं तो जी, जरूर जरूर, एंजॉय जी, करूंगी, ये आपको तो हम कंफर्म invite बात है, करते ठीक हैं, है ना? आप इस काम को भी हम लेंथी कर सकते हैं। ठीक ये है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ही फार्म है ये वाला। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात करूंगी कल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।